हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक नाम है हमारे अतीत 2। यह टेक्स्ट बुक में छठे अध्याय नगर, व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, पेज नंबर 82 से 85 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको अच्छी तरह पढ़ के समझने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए यह वीडियो हमने बनाया है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हमारा यह अध्याय का चौथा पार्ट है। अभी तक आपने पहले रिलीज हुए 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो हमारे अतीत 2 छठा अध्याय नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। दोस्तों, कल हमने सूरत और हम्पी 2 शहर की बात की थी। आज हम मसूलीपट्टनम की बात करते हैं। तो देखो, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। क्या? मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको हमने बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन बनाया है। आंसर दीजिए। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो यह नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। क्या दोस्तों? यह मसूलीपट्टनम आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। एक बार फिर से पढ़ ले, क्योंकि आगे मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। आंसर बताइए, मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? किसने बनाया था? मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें तो मछुआरों का एक गरीब नगर। क्या दोस्तों? यह आर्टिकल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवेल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। दोस्तों, यह टाइटल से एक गुमास्ते जिसका नाम है विलियम मैथवेल्ड और यह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गुमास्ता था, नाम है विलियम मैथवेल्ड। उन्होंने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। कैसे वर्णन किया है आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक यहां शब्द आया गुमास्ता। तो गुमास्ता का मीनिंग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्या बताया गया है कि यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को गुमास्ता कहा जाता था। और दोस्तों, यह विलियम मैथवेल्ड ने 1620 में जो अपने शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है वो अब मैं शुरू करता हूं। पढ़ो। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। नहीं, यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों किया? ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों बुक में आपके लिए रखा गया है। आपको यह क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गुमास्ता, नाम है विलियम मैथवेल्ड, उनके द्वारा दोस्तों मसूलीपट्टनम का जो वर्णन किया गया है, एक बार फिर से पढ़ ले
कि यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को गुमास्ता कहते हैं। और यह गुमास्ते ने जो वर्णन लिखा है वो इस तरह है कि यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखते हैं। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मछलीपट्टनम का वर्णन करने वाला विलियम मैथवेल्डे कौन था? दोस्तों मैंने हाल ही में आपको 3 बार बताया कि विलियम मैथवेल्डे जिन्होंने मछलीपट्टनम का वर्णन किया है वो कौन था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुमास्ता था। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए एक और क्वेश्चन। मछलीपट्टनम किसका मुख्य पतन था? उस वक्त मछलीपट्टनम किसका एक मुख्य पतन था? गोलकुंडा का एक मुख्य पतन था। सही आंसर ऑप्शन डी। मछलीपट्टनम में व्यापारी लोग क्यों रहने लगे? मछलीपट्टनम में व्यापारी लोग उस वक्त यानी कि मध्यकालीन समय में क्यों रहने लगे? तो यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, इसीलिए मछलीपट्टनम में व्यापारी लोग रहने लगे। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मछलीपट्टनम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मछलीपट्टनम के संदर्भ में यह एक छोटा सा नगर है। जी हाँ, मछलीपट्टनम एक छोटा सा नगर है। इसके सभी जल स्रोत मीठे पानी के हैं। यह कथन गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था मछलीपट्टनम के सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। इसलिए पहला सेंटेंस सही। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 1 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों लगातार मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे। यह 4 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 2, 3, 4 सभी यदि क्वेश्चन सही हुए हैं तो कांग्रेचुलेशन, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, यहां पर ध्यान रखिए। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। क्या दोस्तों, यह गोलकुंडा और गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर यानी कि यह मछलीपट्टनम को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली नगर बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि यह स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। क्या दोस्तों, यह मीर जुमला ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहां से कि जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि वह एक स्वयं सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया। और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आंसर बताइए, कहां के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया? तो दोस्तों कहां के? गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। सही आंसर है गोलकुंडा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1686-87 में किस मुगल बादशाह ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य बिल्कुल ढूंढने की समस्या आ खड़ी हो गई। क्या दोस्तों?
अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई, अन्य ऑप्शन ढूंढने लगे। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। दोस्तों, आज का मछलीपट्टनम एक जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है और उस वक्त का बंबई यानी कि वर्तमान का मुंबई, उस वक्त का कलकत्ता वर्तमान का कोलकाता और मद्रास का अब नाम है चेन्नई। तो एक बार फिर से पढ़ो कि जब कंपनी के व्यापारी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। आंसर बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी कहां चले गए जिसकी वजह से मछलीपट्टनम का अधःपतन हो गया? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी कहां चले गए? कुछ व्यापारी बंबई चले गए, कुछ कोलकाता चले गए, कुछ मद्रास चले गए। तो उपरयुक्त सभी जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी चले गए जिसकी वजह से मछलीपट्टनम का अधःपतन हो गया। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। ओके, आगे नए नगर और व्यापारी की बात करें तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। क्या दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगहों पर लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला भी किया था। क्या दोस्तों, अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो शुरुआत में मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा, यह दोनों भारतीय थे। यह दोनों भारतीय वो बड़े व्यापारी थे जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज भी थे और शुरुआत में यह कंपनियों का मुकाबला यह दोनों ने किया था। किसने? मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा ने। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। कौन? अंग्रेज। दोस्तों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों दोनों को पीछे छोड़ते हुए हमारे भारत जैसे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। आंसर बताइए, निम्न में से किस भारतीय व्यापारी के पास बड़ी संख्या में जहाज थे? दोस्तों, किस व्यापारी के पास बड़ी संख्या में जहाज थे? तो दोनों के नाम मुल्ला अब्दुल गफूर के पास भी थे, वीरजी वोरा के पास भी थे। तो सही आंसर बनता है ए और बी, दोनों ऐसे भारतीय व्यापारी जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे। आंसर बनता है ऑप्शन डी। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। क्या हुआ कि वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन
अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। एक तरफ से दोस्तों यह पेशे में जुड़े हुए लोग गुलाम बन गए, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बन गए। देखो, शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। दोस्तों 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का विकास हुआ और आज के हमारे प्रमुख महानगर है यह तीनों। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यहाँ ब्लैक टाउन से एक शब्द आया, तो ब्लैक टाउन्स का मीनिंग क्या होता है आगे मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सी शताब्दी में बंबई, कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ? तो यह 18वीं शताब्दी में बंबई, कोलकाता और मद्रास जैसे नगरों का विकास हुआ। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और यहाँ ब्लैक टाउन शब्द आया, तो ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि कक्षा 8 में 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी के बारे में पढ़ने को हमें मिलेगा। तो ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। चलिए आंसर बताइए। फोर्ट सेंट जॉर्ज यह दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो यह एक किला है, नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। यह किला किस शहर में स्थित है? यह किला स्थित है चेन्नई में, यानी कि मद्रास में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका आंसर गलत हुआ, चलिए मैं आपको करेक्शन करा देता हूं। ये देखिए, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला स्थित है। कहां पर? मद्रास में। और मद्रास बोले तो वर्तमान का चेन्नई। ओके, तो सही आंसर बनता है चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित है। डाउट क्लियर? ओके, आगे बात करें तो फोर्ट सेंट विलियम किस शहर में स्थित है? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फोर्ट सेंट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। यानी कि यहां स्पष्ट यह हुआ कि यदि सेंट जॉर्ज आए तो चेन्नई में और सेंट विलियम आए तो कोलकाता में। ओके, और दोस्तों एक चित्र 8 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क का यह चित्र है। कब का? प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क का यह चित्र है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आगे दोस्तों वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे नाविकों की बात करें। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यह दोस्तों टेक्स्ट बुक में है। दो नाविक वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा ने भारत आने का जल मार्ग खोज निकाला और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोज निकाला था। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, इमेज में आप देख सकते हैं, वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया।
इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इस प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। एक बार फिर से हम वास्को डी गामा के बारे में जान लेते हैं। यहां से ही पढ़ लेते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में तकरीबन 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। चलिए आंसर बताइए। वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? 2 बार इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल का निवासी था। कहां का? पुर्तगाल का। आगे क्रिस्टोफर कोलंबस की भी बात करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? या तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा हमारे भारत देश में कब पहुंचा था? दोस्तों 1498 में पहुंचा। 1498 में कब? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और वहां किसका शासन था? राजा जामोरिन का शासन था। आगे बात करें तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिमाण निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटाली वासी ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। क्या हुआ कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा ही नहीं थी। एक इटाली वासी जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इटाली का निवासी था। भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था, यानी कि कोलंबस का सोचना था, चूंकि पृथ्वी तो गोल है, क्या हमारी पृथ्वी गोल है, इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी गोल है तो यहां से जाकर भी हम भारत पहुंच सकते हैं और यहां से आकर भी भारत पहुंच सकते हैं। तो यह क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि पृथ्वी गोल है इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है और वर्ष 1492 में यानी कि 1492 में वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है। कहां पर पहुंचा क्रिस्टोफर कोलंबस? वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। चलिए आंसर बताइए। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का निवासी था। दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का? इटली का निवासी था। मैंने आपको यहां पर बताया, देखो ये यहाँ कि इटली वासी, तो ये इटली वासी कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस है इटली वासी। तो याद रखना क्रिस्टोफर कोलंबस इटली वासी था। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।